हेलो एवरीवन, यह DPP 13 है जिसमें अगेन फिजिक्स के 10 और केमिस्ट्री के 10 सवाल सॉल्व करने हैं, जिनमें 10 जो सवाल है फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के, वे दोनों चैप्टर नंबर फर्स्ट से ही है। मीन्स कि फिजिक्स के भी चैप्टर नंबर फर्स्ट से है और केमिस्ट्री के भी चैप्टर नंबर फर्स्ट से है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करी जाए। तो देखिए, सबसे पहला जो सवाल है वो है विद्युत फ्लक्स क्या है। तो ये डिफिनीशन के फॉर्म में जो उत्तर है वो होगा। तो इसके डिफिनीशन में बात किया गया था किसी सतह से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की जो कुल संख्या की माप होती है उसे ही विद्युत फ्लक्स कहते हैं। वैसे जो पढ़ा गया था वो काफ़ी डिटेल में था, लेकिन आप समझ रहे होंगे कि ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखी जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत फ्लक्स को गणितीय रूप से कैसे व्यक्त किया जाता है। इसका सिंपल मतलब होता है कि इसका फॉर्मूला बता दीजिए। तो इसका जो फॉर्मूला होगा आपको पता होगा, ये होगा ऑप्शन नंबर बी, फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। ये बात आपको जानकारी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैसे मैं आपको बता दूं कि फाई बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट भी होता है, ठीक है ना। ये वाला जो आपको नज़र आ रहा है ये भी करेक्ट है, लेकिन ये चीज़ अभी चूंकि आप पढ़े नहीं हैं इसलिए इसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। तो फाई बराबर जो है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट भी होता है, और ये गॉस थ्योरम से रिलेटेड है। कौन से थ्योरम? गॉस थ्योरम। ये जस्ट अगला टॉपिक है, उस टॉपिक में इसको बढ़िया तरीके से पढ़ लिया जाएगा। तो खैर फिलहाल आपको ये आंसर चूज नहीं करना है, फिलहाल आपको जो है यही ऑप्शन नंबर बी को चूज करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विद्युत फ्लक्स एक प्रकार की राशि है, सदिश अदिश इसके संदर्भ में बात करनी है। तो आप याद कीजिए, अभी तक एक बार भी फाई के ऊपर वेक्टर का चिन्ह लगाए हैं नहीं, इसका मतलब वो निश्चित रूप से कौन सी राशि होगा? अदिश राशि। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत फ्लक्स का SI इकाई क्या है, मतलब SI मात्रक। तो विद्युत फ्लक्स का जो SI मात्रक है ये आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी होगा, और वो कैसे मैं रफली यहाँ समझा देता हूँ, लेकिन अगेन मौका मिलेगा मुझे निश्चित रूप से जहाँ मैं इसके बारे में डिटेल में बात करूँगा। तो देखिए, आपको पता होगा विद्युत फ्लक्स का SI मात्रक, और वो आपको पता है न्यूटन कूलम्ब इनवर्स मीटर स्क्वायर, और ये करेक्ट भी है। लेकिन दिक्कत ये है कि ये विकल्प में है नहीं। तो आपको मैं बताता हूँ कि ये हुआ कैसे है। तो देखिए, बात कुछ ऐसा है कि हमें पता है कि फाई बराबर होता है E इंटू में A। और एक बात जान लीजिए, जस्ट नेक्स्ट चैप्टर में जो सबसे पहला टॉपिक होगा उसी में मैं आपको पढ़ाऊँगा कि V बराबर जो होता है वो आपको हो सकता है V नहीं, E बराबर V बाई R। ये मैं आगे पढ़ाने ही वाला हूँ, ठीक है। तो अगर E बराबर V बाई R होगा तो जरा सोच के देखिए कि V का मात्रक होता है वोल्ट और R दूरी है, तो इसका मात्रक तो मीटर हो जाएगा। तो अगर E बराबर V बाई R है तो इस E के जगह आप लिख सकते हो V बाई R इंटू में A। तो फिर उस हिसाब से जो V है इसके जगह पर आप लिखोगे वोल्ट, और R के जगह मीटर, और एरिया के जगह पर मीटर स्क्वायर। तो मीटर से ये स्क्वायर कट जाएगा। तो आप जरा सोच के देखिए कि आंसर आपका क्या बनेगा। तो हमारा आंसर जो बनेगा वो बनेगा वोल्ट और मीटर। ये माइनस नहीं है, ये डैश है। इस कारण से ही ऑप्शन नंबर बी को सही किया गया है, ठीक है। अब ध्यान रहे, अगर आपको अभी ये समझने में थोड़ी भी दिक्कत हुई तो एक तो ये तरीका है कि थोड़ा सा बैक करके फिर से देख लीजिए, नहीं तो आप पेशेंस रखिए, ये आपको समझ में आ जाएगा बढ़िया तरीके से। ये फॉर्मूला कहाँ से आया इसके बारे में मैं चर्चा करूँगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत फ्लक्स की SI इकाई को दूसरे रूप में कैसे लिखा जाता है। तो देखिए, ये तो खैर हम लोगों को पता ही है। तो ये आपका क्या है? न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब इनवर्स। तो ये चीज़ तो खैर आप लोग खुद भी कर लेते, क्योंकि यही बात बताई गई है आपको अभी तक कि यही होता है, ठीक है। ये कुछ और नहीं है, आप समझ रहे हैं। न्यूटन कूलम्ब इनवर्स मीटर स्क्वायर जो है, बस कूलम्ब इनवर्स को नीचे जब किया गया तो न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा और बटा में ये कूलम्ब हो जाएगा, बस यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, इसको समझिए। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 6 है, इसको अगर आप समझने का ट्राई करें तो यहाँ पर देखें, क्वेश्चन नंबर 6 है कि विद्युत फ्लक्स का विमीय सूत्र क्या है। तो विद्युत फ्लक्स का जो विमीय सूत्र है आपको मैंने बता रखा है कि आपको रटना नहीं है, ठीक है। और चूंकि मुझे जस्ट याद है, मुझे पता है कि इसका आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, बट तब पर भी मैं निकाल देता हूँ, ठीक है। तो देखिए जरा, फाई बराबर E इंटू ए, और यहाँ पर E बराबर फिर फॉर्मूला लिखिएगा F बाई क्यू, फिर यहाँ इंटू ए। F का आपको पता है होता है MLT का पावर -2,
और Q जो है इसका AT आप याद किए हैं ना, यहाँ A नहीं, यहाँ I का इस्तेमाल किया है, इसलिए आप भी स्मार्टली I लिख दीजिए। तो Q के जो AT था उसकी जगह आप IT लिखिए, आंसर आपका मैच कर जाएगा। और उसके बाद देखिए बगल में एरिया है, तो एरिया के लिए L स्क्वायर। अब इसको आप गुना कीजिए, तो देखिए L स्क्वायर इस L से गुना करके बना देगा ML³ T, और ये T ऊपर जाएगा तो ऊपर बन जाएगा -3, और जो I नीचे है वो ऊपर जाएगा तो I का पावर -1। और आप क्लियरली देख पा रहे होंगे कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। ये आपको बताया भी गया है, आपके नोटबुक में होगा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत फ्लक्स बराबर होता है विद्युत क्षेत्र और इनटू में क्षेत्रफल इनटू में cos थीटा, ठीक है, होने पर इसका विमीय सूत्र विद्युत क्षेत्र के विमीय सूत्र MLT का पावर -QI इनवर्स से कैसे प्राप्त होता है। अच्छा, कैसे प्राप्त होता है ये हमसे पूछ रहा है ना, तो ये प्राप्त कैसे होता है भाई, तो ये प्राप्त होता है ऑप्शन नंबर बी से। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी जो है, इन दोनों का जब गुना करते हैं तो ये प्राप्त हो जाता है, ठीक है। और ये क्यों, ये हो क्या रहा है ये समझिए, ये L स्क्वायर कुछ और नहीं, ये आपका एरिया है, और ये जो इधर दिख रहा है ये कुछ और नहीं, ये E का मान है, A इंटू में A, और इसी को तो हम लोग फाई कहते हैं। आप बिलीव नहीं कर रहे हैं तो देखिए E का जो मान है ये वाला, ये आपको यहाँ दिखेगा, ये देखिए। अगर इसको अलग से आप सॉल्व करिएगा तो क्या आएगा, MLT का पावर -3 और I इनवर्स। अगर आप ध्यान दें तो ये दोनों सेम ही तो है, ये और ये, गौर कीजिए, या ये सेम ही है, बिल्कुल सेम है। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विद्युत फ्लक्स की SI इकाई में प्रयुक्त आधार मात्रक क्या है। आधार मात्रक का मतलब होता है कि फंडामेंटल यूनिट, ठीक है। तो इसको भी बड़े इजीली तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले विद्युत फ्लक्स का जो SI मात्रक जानते हैं वो लिखिए। तो आपको पता है फाई का जो SI मात्रक है वो आप जानते हो न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा में कूलम। अब न्यूटन सही मायने में होता किसका मात्रक है, बल का, ठीक है। और बल बराबर होता है मात्रा गुने त्वरण। एक काम करते हैं, मैं एकदम बेसिक से चलता हूँ, ठीक है, बहुत लोग को ये हो सकता है थोड़ा तकलीफदायक लगे। तो फाई बराबर, चलिए मैं सीधा फॉर्मूला लिखता हूँ, E इंटू ए, फिर E बराबर F/Q इंटू में ए। अब बताइए जो बल है F बराबर होता है मात्रा गुने त्वरण, M इंटू ए, इंटू में आपका एरिया बटा में Q। अब मान डाल दीजिए, मात्रा का मात्रक होता है kg, त्वरण का होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसको आप मीटर सेकेंड का पावर -2 कर दीजिए। एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, और बटा में Q है, तो आवेश का जो आपका मात्रक होता है वो आपका होता है क्या, कूलम्ब, बट यहाँ कूलम्ब के फॉर्म में कुछ है नहीं, तो मुझे लगता है Q बराबर IT किया होगा, तो I का एम्पियर और टाइम का सेकेंड, ठीक है। अब इसको जब आप ऊपर करोगे तो देखिए क्या होगा, kg मीटर और मीटर स्क्वायर गुना होकर के हो जाएगा मीटर क्यूब, फिर S का पावर -3 और A ऊपर जाकर के -1। और अगर आप देख पा रहे हो तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी है, ये ऑप्शन नंबर क्या है, बी, तो ये करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गॉस प्रमेय के अनुसार किसी बंद सतह से कुल विद्युत फ्लक्स किसके बराबर होता है। तो इसका आंसर है एनक्लोज्ड आवेश के 1/, एनक्लोज्ड आवेश मतलब इसका सिंपल मतलब होता है, एनक्लोज्ड आवेश मतलब Q समझ जाइए, अब बटा में ये एप्सिलॉन नॉट। अभी आपको मैंने बताया ऊपर, ध्यान होगा कि फाई बराबर क्या होता है, Q/एप्सिलॉन नॉट। देखिए गॉस थ्योरम करके एक शब्द मैंने प्रयोग किए थे, यहाँ देखिए, इसी को जो है सेंटेंस फॉर्म में दे दिया। तनाव मत लीजिए, अगला दिन जस्ट इसी को पढ़नी है हम लोगों को, ईजी है ये। अब देखिए, विद्युत फ्लक्स का विमीय सूत्र ML³ T-3I-1 में किसका प्रतिनिधित्व करता है, कौन किसका प्रतिनिधित्व करता है, इसके बारे में हमें चर्चा करनी है। तो सवाल यह है कि बात किसकी हो रही है, तो I इनवर्स में I किसका प्रतिनिधित्व करता है। तो आपको पता है I किसका प्रतिनिधित्व करता है, आपको पता है ये बात, और ये किसका प्रतिनिधित्व कर रहा है, प्रतिनिधित्व का मतलब होता है किसके लिए उपयोग में है, ठीक है ना। तो ये है उपयोग विद्युत धारा के लिए, ठीक है। विद्युत धारा का जो A होता है ना, बस ज़्यादा कुछ नहीं, A की जगह पर यहाँ पर क्या इस्तेमाल कर लिया गया है, I, बस यही बात। नेक्स्ट, अब यहाँ से स्टार्ट होता है केमिस्ट्री के सवाल। तो खैर केमिस्ट्री का तो एकदम बेसिक क्लास हुआ था। खैर अच्छा हाँ, मैंने शुरू में थोड़े से लगता है मुझसे कि गलती बोला गया कि केमिस्ट्री के भी फर्स्ट चैप्टर है, नहीं, केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर कल ही तक था, आज सॉल्यूशन के फर्स्ट लेक्चर को डिलीवर किया गया था, तो उस पर बेस्ड क्वेश्चन है। ओके, तो क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन है सॉल्यूशन क्या होता है। तो सॉल्यूशन क्या होता है भाई, तो सॉल्यूशन होता है सोल्यूट मतलब विलय पदार्थ, सॉल्वेंट मतलब विलायक में घोलने से बनी एक समान मिश्रण, जिसको समांगी मिश्रण भी कहते हैं। अगला सवाल देखिए,
अगला सवाल है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जिसको संतृप्त विलयन कहते हैं, कि परिभाषा क्या है? क्या है परिभाषा भाई? इसकी परिभाषा है कि जिसमें सॉल्वेंट द्वारा अधिकतम सोल्यूट घुला हुआ हो और घुल ना सके। ये बात की गई थी, जिसमें मैक्सिमम घुल चुका है और नहीं घुला जा सकता है। तीसरा है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, अति संतृप्त विलयन में क्या होता है? अति संतृप्त विलयन के लिए क्या होता है? तो आपको पता है, इसमें और अधिक सोल्यूट आसानी से घुल सकते हैं। गुड। नेक्स्ट, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन अति संतृप्त विलयन क्या है? तो अति संतृप्त विलयन क्या है बताइए? तो सामान्य से अधिक सोल्यूट वाला विलयन जो अस्थिर होता है। अस्थिर तो होगा ही, ताप ज़्यादा बढ़ा के ज़बरदस्ती घोले गए होते हैं। इस पर बात किया गया था क्लास में। अगला है, देखिए क्या, सैचुरेटेड सॉल्यूशन में अगर और सोल्यूट डाले तो क्या होगा? वह घुलेगा नहीं और वो नीचे बैठ जाएगा। करेक्ट बात, ग्रेविटी के कारण नीचे ही जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन का सबसे आसान उदाहरण कौन सा है? अनसैचुरेटेड, समझ रहे हैं ना? अनसैचुरेटेड मतलब असंतृप्त। तो पानी में थोड़ी सी चीनी घुली हुई हो जो और घुल सकती है। हाँ, जैसे किसी में अगर 10 चम्मच घुल सकता है तो मैं 10 न घोल करके थोड़ा घोलूंगा, मतलब 4-5 चम्मच डाल दूंगा, तो वो अति संतृप्त का उदाहरण हो जाएगा। करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन को अस्थिर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अननेचुरल है ना, ठीक है, ज़बरदस्ती घुली गई है। तो क्यों? क्योंकि इसमें सोल्यूट सामान्य से ज़्यादा होता है और थोड़ा सा डिस्टर्बेंस से क्रिस्टल बनकर अलग हो जाता है। करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा विलयन सैचुरेटेड नहीं है? कौन सा विलयन सैचुरेटेड नहीं है जिसमें और सोल्यूट आसानी से घुल सकता है? वो सैचुरेटेड कैसे होगा? वो तो अनसैचुरेटेड हुआ ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सॉल्यूशन में सोल्यूट और सॉल्वेंट में मुख्य अंतर क्या है? दोनों में मुख्य अंतर क्या है? तो सोल्यूट वही है जो घुलता है, सॉल्वेंट वही है जिसमें घुला जाता है। बड़ा ये मुहावरे की तरह बोल दिया गया है। चलिए अगला देखिए, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए सामान्य तरीका क्या है? मतलब अति संतृप्त विलयन कैसे बनाते थे? याद है, मैंने बताया था, गर्म करके अधिक सोल्यूट घोलना और फिर धीरे धीरे ठंडा करना। मतलब गर्म करना छोड़ दीजिएगा तो धीरे धीरे वो खुद ठंडा हो ही जाता है। तो ये जो आपके सवाल थे, देखिए ये जो क्वेश्चन थे आपके, ये क्वेश्चन किस किस के थे? तो फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 के सवाल थे और केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 के सवाल थे। ठीक है, फिजिक्स का भी अब चैप्टर जस्ट एंड होने ही वाला है और ये चैप्टर 2 जो है केमिस्ट्री का हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं।